Hello everyone. Today topic is statistical notations. किस किस तरह हम उन्हें नोट करते हैं. इसमें सबसे पहला है स्कोर्स. वेरिएबल्स हमने पहले ही समझ लिए थे क्या होते हैं. तो जब हम एक वेरिएबल को मेज़र करते हैं तो वो हमें स्कोर देता है, एक वैल्यू देता है. जैसे कि एग्जाम्पल है इसका कि जैसे हमने किसी क्लास में हाइट नापनी चाहिए, तो जो हाइट आएगी उसमें जैसे 35 मीटर, 38 मीटर, 30 मीटर, ये सब स्कोर्स होते हैं. और हाइट इसमें वेरिएबल है क्योंकि वो बदल रहा है. हर बच्चे का अलग अलग है, बदल रहा है. हर क्लास का अलग है, हर रूम का अलग है, तो ये बदल रहा है. तो इसको हम, जो ये सारे स्कोर्स होते हैं, इनको हम मिलाकर बोलते हैं सेट. सेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ, कितने हैं? 5 स्कोर्स हैं. और इसको हम डिनोट करते हैं n. अब होता है समेशन नोटेशन. समेशन नोटेशन का सम का मतलब होता है एडिंग अप. तो एडिंग ऑल स्कोर्स, और ये डिनोटेड होता है सिग्मा से. अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हमने वेरिएबल्स जान लिए, हमने फिर वेरिएबल्स नापे तो स्कोर्स मिले. स्कोर्स को एक साथ बोला तो सेट बोला, उन्हें ऐड अप कर लिया तो उन्हें समेशन सिग्मा जैसे बोला. अब वो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो किस किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. क्लास में कितने लोग 6 फीट हाइट के हैं, कितने 5.5 फीट के हैं, कितने 5 फीट के हैं. तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं सबकी अलग अलग. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ऑर्गेनाइज्ड tabulation of number of individuals located in each category on the scale of measurement. इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे हम हाइट देख रहे हैं 6 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट और 6.5 फीट. इसमें हमने नंबर ऑफ पर्सन्स देख लिए कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लिए. तो मान लिया 6 फीट वाले 2 हैं, 5.5 फीट वाले 5 हैं, 5 फीट वाले 7 हैं और 6.5 फीट वाले 1 हैं. तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर हम इन सबको ऐड अप कर लें तो ये टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं की हमने अलग अलग कैटेगरी बांटी और इन्हीं को फिर हमने ऐड कर लिया, तो वही टोटल पॉपुलेशन अंडर स्टडी हो जाती है. तो इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसीज का समेशन कर दें तो वो n टोटल पॉपुलेशन है. अगला टॉपिक है
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्लास में टेस्ट हुआ और उसका स्कोर रेंज करा 96 से 41। जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 96 थे और जो लोवेस्ट मार्क्स थे वो 41 थे। तो हर मार्क्स के लिए ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत मार्क्स हैं। 41 पे कितने बच्चे, 42 पे कितने बच्चे, 43 पे कितने बच्चे, 44, इस तरह तो बहुत लंबा ग्राफ हो जाएगा। तो हम इनको ग्रुप कर लेते हैं। तो स्टडी इजी। जैसे कि 41 से 50 वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 51 से 60 वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह हमने 100 तक सबको ग्रुपिंग कर ली। तो एक ग्रुप ये जो हमने बनाया इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब हम पढ़ते हैं कि ग्राफ्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हिस्टोग्राम। प्लेन ग्राफ होता है जिसमें हम एक तरफ फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं और एक तरफ स्कोर दिखाते हैं। दूसरा होता है पॉलीगन ग्राफ, जिसमें हम इस तरह बार्स नहीं बनाते हैं, लेकिन एक तरफ तो फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं और एक तरफ स्कोर, और इन्हें डॉट से ऐसे वैल्यू लगा लेते हैं फ्रीक्वेंसी की और फिर उन्हें जोड़ लेते हैं। ये हो गए पॉलीगन। फिर तीसरा आता है बार ग्राफ। ये सेम हिस्टोग्राम जैसा होता है, लेकिन इसमें स्कोर्स के बीच में स्पेसेस होता है। ये नॉमिनल स्केल के लिए यूज होता है। सेम हिस्टोग्राम की तरह, लेकिन यहाँ पे स्कोर जो होते हैं वो नॉमिनल कैटेगरी होती हैं। जैसे कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, कितने लोग आगरा में रहते हैं, इस तरह नेम्स वाली कैटेगरी होती हैं ये। अगला टॉपिक है ग्राफ फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम उनके ग्राफ देखते हैं।
अब बड़ी पॉपुलेशन के जैसे क्लास का मैंने एग्जांपल दे के बताया था कि हर बच्चे के मार्क्स के हिसाब से ग्राफ नहीं बनाए जा सकते। तो सिटीज का तो बिल्कुल ही नहीं बना पाएंगे हम। तो हम और दो मेथड्स यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हम इसमें एब्सोल्युटली तो नहीं बता पाते कि जैसे जैसे दिल्ली में 2 करोड़ पीपल रहते हैं, हम इस तरह तो नहीं बोलते। क्योंकि पॉपुलेशन बदलती रहती है। किस वजह से? बर्थ और डेथ की वजह से। तो इस वजह से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कि डिप्रेशन जो है इज मोर इन फीमेल्स देन इन मेल्स। तो हमें ये नहीं पता है कि कितनी महिलाएं डिप्रेशन से ग्रस्त हैं या कितने मेल्स डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, लेकिन महिलाएं मेल से ज़्यादा हैं। हम ये कह सकते हैं महिलाएं मेल से 10% ज़्यादा हैं। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें ये पता है कि ये इनसे ज़्यादा है, ये फीमेल्स हैं, ये मेल्स हैं। दूसरा होता है स्मूथ कर्व्स। ये भी रियल फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाता। इंस्टेड क्या शो करता है? रिलेटिव चेंजेस। एक स्कोर से दूसरे स्कोर की तरफ कितना रिलेटिव चेंज हुआ है, इससे इससे कितना बढ़ा है, इससे इसमें कितना बढ़ा है, इससे इसमें कितना बढ़ा है, ये पता चल जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो एंगल है ये बताता है कि उसकी तरफ कितना जा रहे हैं हम। थैंक यू।